वेलकम नवदीप भाई टू द पॉडकास्ट। नवदीप भाई हम स्टार्ट करेंगे आपके बचपन से। कैसे आपको क्रिकेट का शौक पड़ा? खेलने का शौक तो स्टार्टिंग से ही था, पर स्टार्टिंग से ये था कि यार कि मैं सिर्फ टेनिस की बॉल से खेलता होता। जैसे ही रनर पे खड़ा हूं और सामने मैंने देखा कौन है, गौतम भैया। बस वहीं पे बस ऐसा लगा कि भाई ये क्या है। अब उस टाइम समझ नहीं आ रही कि भाई की क्या करना है। उन्होंने देख लिया कि मैं नर्वस होया हुआ है कि न्यूज़पेपर में कुछ आया हुआ है, तो मुझे तो पता नहीं और मैं लड़के से पूछ रहा हूँ क्या है क्या नहीं। तब गौतम भैया ने एक चीज़ बोली, तुझे इन चीज़ों पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा मैं अपने आप देख लूँगा, तेरा काम है मैच खेलना, बॉलिंग करना अच्छी, बस तुझे उस पर ध्यान देना। बॉम्बे में मैच था तो उसमें मैंने 3 आउट करे थे, मैट रेंशा, वार्नर, मैक्सवेल। हु इज द टफेस्ट बैट्समैन यू हैव बॉल्ड टू? मेरे को ऋषभ पंत कहीं भी मार देता है, और कई बार आप जैसे ओवर स्टार्ट करते हो ना, आपको ये लगता है कि आप पहली बॉल डाल रहे हो, बैट्समैन कुछ नहीं करेगा, वो पहली पे ही करता है काम। जहां मतलब मैंने आपको बताया ना कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट सोचता है, जहां बॉलर नहीं सोच रहा उसके अपोजिट एकदम से सोच के वो काम करता है। जब मैंने पापा से कहा कि पापा ट्रायल देना है जी, आ गया मौका, तो पापा तो राजी थे, पर बड़ा भाई फिर बड़ा भाई होता है ना, कहते नहीं, इसको पैसे नहीं देने कि इससे नहीं हो पाएगा। ये जब मेरे को नहीं आउट कर पाता तो ये वहां जाके क्या करेगा। वेलकम नवदीप भाई टू द पॉडकास्ट। हमारे पॉडकास्ट का नाम है मूवर्स एंड शेकर्स। आपका स्वागत है वहाँ पे। जी थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू नवदीप भाई। हम स्टार्ट करेंगे आपके बचपन से। कैसे आपको क्रिकेट का शौक पड़ा एंड हाउ यू स्टार्टेड फ्रॉम करनाल? कौन से गांव से आप आते हैं और पूरा थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। स्टार्टिंग से ही वैसे क्रिकेट तो पसंद था मेरे को, और मैं हरियाणा में एक करनाल है, करनाल के पास एक तरावड़ी टाउन है, तरावली। तो मैं तरावड़ी से हूँ। ओके। हाँ जी, वो राइस के लिए फेमस है, सबसे बेस्ट राइस मिलता है वहाँ पे। तो खेलने का शौक तो स्टार्टिंग से ही था, पर स्टार्टिंग से ये था कि यार कि मैं सिर्फ टेनिस की बॉल से खेलता होता था। तो सिर्फ टेनिस की बॉल से खेलते खेलते फिर नया फ्रेंड सर्कल बनने लगा, तो उनके साथ जैसे करनाल में फिर एंट्री हुई मेरी। करनाल के जितने बेस्ट लड़के थे, अच्छा। तरावड़ी का तो मैं ही था पर अच्छा करनाल वालों से मिला, वो जो उनके वो बेस्ट लड़के थे करनाल के, तो उनसे टेनिस की बॉल से और हायर लेवल पे खेलने लग गया। तो उनके साथ खेलते खेलते फिर लेदर से जो अच्छे लड़के खेलते होते थे करनाल से, तो उनसे बातचीत होने लगी। तो उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस करने आया कर, तो मैं प्रैक्टिस नहीं किया कभी लेदर की बॉल से, अच्छा। नहीं किया था मैं। तो फिर उसके कितनी बाद एज तक, कौन सी एज होगी ये? ये लगा लो 17 तक। 17 साल तक आपने लेदर बॉल छुई नहीं थी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, पता ही नहीं था क्या होता है। 2 पीस का ही पता था हमें, अब तो 4 पीस की होती है लेदर बॉल, हमें 2 पीस का ही पता था। उससे पहले एक कॉर्क बॉल आती थी, उस पर कोई सीम ही नहीं होती थी। तो टेनिस की बॉल से खेलता था, नया सर्कल बना। फिर उन्होंने बोला कि एकेडमी जा, वो क्योंकि सारे बच्चे एकेडमी ज्वाइन करते थे, किसी ने भी ऊपर खेलना है। खेलने का शौक हमें भी था, हमें भी, हमारे भी ड्रीम थे कि हमने इंडिया खेलना है। अच्छा। पर ये था कि यार रास्ता नहीं पता था कैसे जाना है। कैसे जाना है। अब ये पता था एकेडमी जाना है, पर एकेडमी की फीस इतनी ज़्यादा होती थी, कौन अफोर्ड करेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं यार ठीक है, तो फिर मैं टेनिस की बॉल से खेलता रहा। फिर उसके बाद मैंने करनाल में एक कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज, तो वहाँ एडमिशन लिया। तब मेरे को पता था यार कि इस कॉलेज की टीम है, अच्छी टीम है क्रिकेट की, जब होती है टूर्नामेंट, और उसके बाद जैसे कॉलेज के मैचेस होते हैं उसमें जो परफॉर्म करता है, फिर एक यूनिवर्सिटी की टीम बनती है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। तब मेरे दिमाग में ये था यार कि ऐसा करता हूँ कि, और हरियाणा पुलिस की टीम होया करती थी मधुबन में, ओके। उनकी टीम बहुत अच्छी थी, वो सारे टूर्नामेंट खेलती थी। मैं उनके यहाँ से 2-3 टूर्नामेंट भी खेला। फिर मुझे पता लगा कि यार यहाँ पे इजी जॉब किस तरह से मिल सकती है। अच्छा, जॉब की तरफ मूवमेंट हो गया था। हाँ, बस सोच लिया था कि यार कि सही है, कि बस यही है अपने पास। हाँ, क्योंकि मैंने देखा था यार, उनको जॉब पे कम जाना पड़ता था, दिन में गए 4-5 घंटे चले गए, उसके बाद फ्री टाइम है, जहाँ मर्जी टेनिस की बॉल से खेलो, लेदर के टूर्नामेंट खेलो, कुछ भी खेलो। फिर मुझे पता लग गया कि यहाँ पे जॉब लगेगी तो यूनिवर्सिटी खेलना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी खेलना है तो यूनिवर्सिटी के खेलने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा आप वो दोगे, उससे जॉब लग जाएगी। तब तक मुझे ये आइडिया था। फिर जैसे कॉलेज की टीम हुई, कॉलेज से खेलना स्टार्ट करा, फिर यूनिवर्सिटी खेला। यूनिवर्सिटी खेलने के बाद फिर
सर्टिफिकेट मिल गया जी, तब तक सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद फिर चलते चलते फिर पता लगा यार करनाल में ना एक करनाल प्रीमियर लीग होने लगी है। ओके। जिस तरह से अभी दिल्ली प्रीमियर लीग हो रही है, पर उस टाइम पे वो करनाल प्रीमियर लीग होने लगी थी। वो करवाई थी उन्होंने, जो सुमित नरवाल भी हैं जो दिल्ली से खेले हैं। करेक्ट। हाँ जी, तो उन्होंने करवाई थी वो। ओके। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया मौका है। तो फिर मैंने कहा यार उसके बाद चलो ऐसा करते हैं, अब ट्रायल का पता लगा। तो मेरा बड़ा भाई भी क्रिकेट खेलता था, यहीं पे हम लोकल खेलते होते थे, वो मेरे से भी अच्छा खेलता था। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद अब ट्रायल का पता लग गया जी। ट्रायल का फॉर्म मेरे हिसाब से 1100 रुपये का शायद फॉर्म था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो मैंने कहा यार अब इतने पैसे फिर मांगने पड़ेंगे। फिर जब मैंने पापा से कहा कि पापा ट्रायल देना है जी, आ गया मौका, तो पापा तो राजी थे, पर बड़ा भाई फिर बड़ा भाई होता है ना, कहते नहीं इसको पैसे नहीं देने कि इससे नहीं हो पाएगा। ये जब मेरे को नहीं आउट कर पाता तो ये वहां जाके क्या करेगा ट्रायल पे, क्योंकि वो मेरा भाई बहुत अच्छा खेलता था। वो बैट्समैन थे? हाँ जी, बॉलर भी था। अच्छा। पर अच्छा था, क्वालिटी प्लेयर था। तो उसने मना कर दिया। फिर अप्पा ने फिर वही रोना स्टार्ट करा जी, अप्पा ने तो ट्रायल देना है। तो पापा से फिर पैसे लेके फिर करनाल मैंने उसका ट्रायल दिया। फिर मैं सिलेक्ट हो गया। फर्स्ट टाइम मेरी ऑप्शन हुई तो उस टाइम पे मेरा आया 2150 रुपये। 2150 रुपये मतलब फर्स्ट बिडिंग? हाँ जी, जो फर्स्ट थी वही कि हाँ कि ये अब 2150 में हो चुका है फाइनल। वो जो 2150 से ऐसा लग रहा था भाई साहब क्या है ये कौन साल की बात बता रहे हो आप? ये लगा लो 2010-11 की बात है। 2010-11 की बात? हाँ जी। ओके। तो वो उस टाइम पे फिर मेरी सिलेक्शन हुई, मैं खेला, तो सबने देखा। तो फिर भैया ने मेरे को देखा था, भैया ने मेरे को ट्रायल पे ही देख लिया था कि यार ये क्वालिटी वाला प्लेयर है, चेंज आ गया भाई में। हाँ कि कुछ तो है इसमें बात। क्योंकि मैं टेनिस की बॉल से खेलता था, तो लेदर की बॉल जब मैं डाल रहा था उस टाइम पे ट्रायल पे, तो जो टेनिस की बॉल से खेलते हैं ना उसकी आर्म स्पीड बहुत तेज होती है। तो फिर वो जब लेदर की बॉल डालता है ना ऊपर, उसका बॉल क्योंकि यॉर्कर डाल के टेनिस की बॉल से ऊपर का बॉल तेज हो जाता है। तो फिर उस टाइम पे उनको लगा कि भाई क्वालिटी तो है। तो फिर वो जो करनाल प्रीमियर लीग थी वो अच्छी गई। तो फिर उसके बाद जैसे ही खत्म हुई तो सुमित नरवाल भैया ने मेरे को बोला कि ऐसा कर, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तू प्रैक्टिस करने आया कर अकेडमी। और कॉलेज में जाने लग गया था। फिर मैंने देखा यार कि चलो सोचता हूँ मैं। फिर कॉलेज के पास देखा एक एकेडमी थी। तो फिर मैं वहाँ गया एक दिन, मैंने कहा जी ज्वाइन करनी है। तो कहते ऐसा कर कपड़े लाया, मैं क्या हाँ जी पड़े हैं मेरे पास। कहते चेंज कर ले और आजा। तो प्रैक्टिस में उन्होंने बॉल डलवाई मेरे से कम से कम भी भाई 1.5 घंटा लगातार। हाँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं टेनिस की बॉल से खेलता था, सारा दिन बॉल डालने की आदत है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ठीक है। 1.5 घंटा बॉल डलवाने के बाद मुझे कहते ऐसा कर वो सामने खड़ा हो जा। मैंने देखा यार 1.5 घंटा बॉल डाली और धूप में ऐसे खड़ा, धूप हुई है, अब सारे बच्चे खड़े हैं भाई, अपने को तो पता नहीं अकेडमी में कैसे चलता कैसे नहीं। मैं खड़ा रहा। मैंने कहा धूप भी ज़्यादा हो रही है। मैंने कहा यार खड़े खड़े क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा बॉलिंग तो आएगी नहीं। मैंने जान के कहा, मैंने कहा मेरे तो सर दर्द हो रहा है, बस मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा सर कल से बता दो, कल से आऊँगा मैं, फर्स्ट डे मेरा कल से है, बता दो कितनी फ़ीस है क्या कुछ है, तो मैं कल से ज्वाइन कर लूँगा। तो उन्होंने फ़ीस बता दी। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा कल से आता हूँ। मैं तो फटाफट निकल गया वहाँ से। मेरे से धूप में नहीं खड़ा हो यार, मेरे से बॉल डलवाओ इतनी देर। मुझे हो रहा था यार 1.5 घंटा बॉल डाली है मैंने, 1.5 घंटा मेरे को खड़े को भी हो गया। मेरे से तो बॉल डलवा लो, पर मैं खड़ा नहीं हो सकता ऐसे। तो मैंने अपना बैग उठाया आपका घर। फिर मैंने देखा यार अकेडमी की फ़ीस ज़्यादा है। कितनी थी? मेरे हिसाब से 4, क्योंकि एडमिशन भी होता है ना, फिर मंथली तो होता ही होता है, 4-5 हज़ार के आसपास थी। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं होएगा, अभी कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया भाई। तो उसके बाद फिर मैंने अकेडमी नहीं गया। तो फिर अगली बार फिर डीपीएल हुई तो भैया ने फिर बोला, डीपीएल या करनाल प्रीमियर लीग की, सॉरी। तो करनाल प्रीमियर में फिर उन्होंने बोला मेरे को कि ज्वाइन कर लो। फिर मैंने नहीं करी। तो फिर भैया ने बोला कि हम एक करनाल में करन स्टेडियम है, तो वहाँ प्रैक्टिस होती है, कि यहाँ पे फ्री है, कोई पैसे नहीं कोई कुछ नहीं, यहाँ कर सकता है। तब फिर मैंने, जो कॉलेज में मेरे 2 फ्रेंड थे वो भी वहीं पे प्रैक्टिस करते होते थे, एक बैट्समैन था एक बॉलर था। तो फिर मैंने वहाँ जाना थोड़ा सा स्टार्ट करा। उसके बाद से असली जर्नी अब शुरू होती है। अच्छा। तो उसके बाद जैसे भैया दिल्ली से खेलते थे रणजी ट्रॉफी, तो भैया तो सीजन चल रहा था, तो मेरे जो फ्रेंड थे, एक बैट्समैन और एक बॉलर था, तो उस दिन बीच में गैप होता है रणजी ट्रॉफी के मैचेस के बीच में, हफ्ते का भी एक आधा आता है मैच के बीच में जहाँ ब्रेक आता है, तो उसमें टीम की प्रैक्टिस होती है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार कि भैया पूछ रहे हैं कि कल दिल्ली चलेगा प्रैक्टिस के लिए, कि उनको नेट बॉलर की ज़रूरत है। अच्छा।
तो मैंने थोड़ा सा रुका, मैंने कहा नहीं यार मेरा तो टेनिस का मैच है चंडीगढ़, मैं तो नहीं जाऊँगा। अब मुझे लगा यार कौन जाएगा दिल्ली वहाँ पे, और रणजी ट्रॉफी की टीम में अपने को कुछ नहीं पता था भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैंने कहा नहीं भाई मेरा इंपॉर्टेंट मैच है चंडीगढ़, मैं वहाँ जाऊँगा, हाँ कल सुबह। फिर जैसे ही सुबह हुई, क्योंकि सुबह जाना था 6:30 अराउंड, और क्योंकि प्रैक्टिस होती है कोटला में अपने 9:30-10 बजे स्टार्ट होती है, तो वही 2.5-3 घंटे लगते हैं गाड़ी से। तो उन्होंने बोला मेरे को, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा। और जैसे ही सुबह मैं उठा तो मैंने कहा यार लड़कों को फ़ोन करा कि भाई चंडीगढ़ जाना है। दिल्ली वाले हमारे लड़के अच्छे थे, क्योंकि दिल्ली से भी 3-4 लड़के आते थे। फिर पता लगा दिल्ली वाले लड़के आ नहीं रहे, चंडीगढ़ जाना हो गया कैंसिल। मैंने उसी टाइम फ़ोन मारा फ्रेंड को, भाई मैं भी चलूँगा, कहाँ हो? कहते हम करनाल हैं, यहाँ खड़े हैं, अगर आना है तो जल्दी आ जाओ। तो फिर पापा उस पूरी ठंड हुई थी, क्योंकि सीजन पहले जल्दी स्टार्ट होता था, ठंड ज़्यादा होती थी। तब फिर भैया पापा ने मेरे को बाइक पे, ठंड में पूरा पीछे बैठा हूँ, पापा के जैकेट में हाथ डाल कि अरे भाई बात ही छोड़ दो। तब पापा ने करनाल मेरे को ड्रॉप करा, फिर मैं दिल्ली आया। तो फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस हो रही थी तो, और फर्स्ट टाइम मैंने एंट्री करी कोटला में, तब मैंने देखा 2011-12 की बात है। हाँ जी 2011-12 की। तब मैंने देखा, मैंने कहा यार क्या स्टेडियम है भाई, स्टेडियम। और वहाँ पे इतने सारे बच्चे नेट बॉलर बन के आए होते हैं। तो मैं देख के हैरान, मैंने कहा इतने सारे, हम भी खड़े हो गए वहीं पे। अब फिर बाद में जब नजर गई कि नेट में बैटिंग कौन कर रहा है, गौतम भैया, वीरेंद्र सहवाग, मिथुन मैनास, ये सारे के सारे जो लेजेंड थे सब के सब बैटिंग कर रहे हैं, और मैं सामने खड़ा होकर देख रहा हूँ कि भाई चल क्या रहा है। वो शॉट मार रहे हैं, हमने बॉल उठा के दे दी, क्योंकि जिनको जो जानते हैं वो पहले बॉलिंग वही कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे कोच थे रणजी ट्रॉफी संजीव शर्मा सर। ओके। तो उन्होंने भैया को पूछा कि भाई कि नेट बॉलर आए हैं कोई, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी 2 आए और एक नया लड़का भी आया। तो भैया संजीव सर ने बोला कि ऐसा करो चलो नए लड़के को बुला लो। तो मेरे हाथ में आ गई बॉल लेदर की, और नई बॉल। मैंने कहा भाई साहब, जैसे ही रनअप पे खड़ा हूं और सामने मैंने देखा कौन है, गौतम भैया। बस वहीं पे बस ऐसा लगा कि भाई ये क्या है। अब उस टाइम समझ नहीं आ रही कि भाई की क्या करना है। तो भैया सामने, तो भैया उन दिनों भैया कंट्री के लिए भी खेलते थे, और भैया जैसी बैटिंग करने लगे, मैं ना रनअप पे चल रहा हूँ, फील नहीं हो रहा कुछ भी। मैंने अब सामने भैया, क्योंकि मैंने सिर्फ टीवी पे देखा हुआ था। गौतम गंभीर को तो हमने टीवी पे देखा था। हाँ जी, मैंने तो टीवी पे ही देखा। तो उस टाइम पे जैसे बॉलिंग करने लगा, मैं पहली बॉल डाली लेग साइड से वाइड। ओके। अब वो समझ नहीं आ रहा कि भाई चल किस तरह से रहा है गेम, अभी नहीं समझा। दूसरी बॉल डाली ऑफ साइड से इधर वाइड। और भैया के साथ ऐसा होता है, भैया क्योंकि पूरे फोकस से खड़े होते हैं, पहली बॉल इधर से चली गई, दूसरी बॉल उधर से चली, बंदा थोड़ा सा ही हो जाता है क्या यार बॉलिंग कर। हाँ, मेरे को ऐसा फील हुआ कि भैया को शायद ऐसा लगा होगा। तो मैं वापिस रनअप पे जा रहा, तो नरवाल भैया आए मेरे पास, कहते क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। मैंने कहा सामने भैया बैटिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। उन्होंने एक चीज़ बोली, जैसे तू टेनिस की बॉल से बॉल डालता है ना, ये सोच ले कि ये भी टेनिस की बॉल है, बस तुझे उस जगह पे बॉल डालनी है और कुछ नहीं करना। फिर मुझे ये था कि मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल काम कर दिया इन्होंने मेरे लिए कि बस तुझे ये काम करना और कुछ नहीं करना, कोई इन स्विंग आउट स्विंग कुछ नहीं, अपने को कुछ नहीं पता। अच्छा, जब तक इन स्विंग आउट स्विंग पता भी नहीं था? कुछ नहीं पता था, खेले नहीं ना। 2-3 बार कोई टूर्नामेंट के मैच खेले लेदर से, केपीएल खेल लिया था। हाँ जी, और कुछ नहीं। तब फिर जैसे बॉलिंग करी, उसके बाद से मेरे को ये पता था आगे बॉल ने तो अपने आप काम कर देना, क्योंकि लाल बॉल है, आप जगह पे डालोगे बॉल हिलेगी जरूर, आपकी सेम पोजीशन अच्छी है। तो उसके बाद तो, और मैं टेनिस की बॉल से बॉल भी डालता था, और ऊपर का बॉल इतनी जोर से जा रहा था ना, तो बहुत अच्छी बॉलिंग हुई। तब फिर गौतम भैया बाहर आए, बैटिंग खत्म हुई उनकी। तो आउट किया था या? हाँ जी, करा था। तो बता नहीं रहे हो। तो भैया को मैंने क्या मतलब आउट बोल्ड मारा था या कैसा था? हाँ जी, बोल्ड भी करा, ऐसे एज भी लगा, बहुत बार बीट भी करा। अच्छा। क्योंकि एक ना, मैंने इतना खेलने के बाद अब मेरे को ये आइडिया जरूर लग गया कि यार जब ना कोई टेनिस की बॉल से खेलता है, उसका ना ऊपर का बॉल बहुत तेज होता है, क्योंकि जो ऊपर का बॉल तेज आता है ना लेदर का बॉल, तो लोगों के पैर नहीं निकलते, इसलिए बॉल कहते हैं कि बॉल ऊपर फेंको जोर से, क्योंकि इतने में पैर निकलेगा और बॉल स्विंग होगा, जितनी देर बॉल हवा में रहेगी ऊपर जाके तो बॉल स्विंग भी होगा। तो अब जाके ये समझ आई है कि ऐसा होता है। तो कितने ओवर फेंके थे आपने उस दिन? लगभग बॉलिंग कितने घंटे करी होगी? आराम से मैंने डाल दिए होंगे 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे? हाँ, ये भी एक लंबी स्टोरी है, बढ़िया। हाँ जी, सुनाइए ना। तो उसके बाद ना बॉलिंग हुई, तो भैया
बाहर आए बैटिंग कर, पहले बोल्ड मारा भैया को, हाँ जी अच्छी खासी बॉलिंग हुई बढ़िया, 3-4 बार आउट किया भैया को। हाँ जी ये बात तो है थी। तो भैया बाहर आए तो भैया ने पूछा मेरे से कि कहाँ प्रैक्टिस करते हो, गौतम भाई गंभीर ने गौतम पूछा? भैया ने, हाँ जी पूछा उन्होंने। जी। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो तब तो सर ही निकलता था मेरे, करेक्ट, हाँ। तो मैंने कहा नहीं सर मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं करता। फिर पूछते कि किसी एकेडमी में तो जाता होगा, मैंने कहा नहीं जी मैं किसी एकेडमी में नहीं जाता। तो फिर उन्होंने पूछा यहाँ कैसे, तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं नरवाल भैया के साथ ऐसे करके आया था, तो आज आज बॉलिंग कर रहा हूँ। तो कहते ठीक है चलो बॉलिंग करो। फिर उसके बाद वीरू पाजी आए, अच्छा वो भी है। सारे आए जितने अभी मैं नाम बता रहा था, अच्छा। वीरू पाजी, मिथुन मनास भैया, रजत भाटिया भैया, ये सब ने बैटिंग करी, मैंने सबको आउट करा। बोल्ड सबको बोल्ड मारा या कैच आउट? दोनों दोनों आउट, ऐसा नहीं है मैं ये कह दूं कि हाँ जी बोल्ड करा, मतलब अच्छी खासी बॉलिंग है, सबको आउट करा मैंने। और बहुत मजा आ रहा था क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं पता था क्या इतना कुछ चल रहा है, पर उस टाइम पे ये पता था भाई आज ही है जो कुछ है, जो कुछ है। हाँ जिस तरह से जितना एफर्ट है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं भाई, इनके सामने तू बॉल डाल रहा है तो ऑटोमेटिक बंदा पंप होया होता है कि भाई जितना एफर्ट है बस लगा दे। हाँ। तब मैंने अच्छी खासी बॉलिंग करी बढ़िया। तो फिर आए तो क्या बोले वीरू भाई? नहीं वीरू पाजी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी सारा नेट चलता रहता है कंटिन्यू, ऐसे बॉलर भी रोटेट होते रहते हैं ना, बॉलिंग करते रहते हैं। तो फिर उस टाइम पे गौतम भैया ने मेरे को पूछा था कि भाई कैसा सब कुछ, कहाँ प्रैक्टिस करता है, कहीं प्रैक्टिस करता है, यहाँ एकेडमी कोई ज्वाइन कर रखी है, सब कुछ उन्होंने पूछा। तो फिर मैंने कहा नहीं जी, तो नेट खत्म हो गया। फिर भैया ने मेरे को बोला कि भाई अगली बार से जब भी प्रैक्टिस होगी, तेरे में क्वालिटी है, टैलेंट है, अब जब भी प्रैक्टिस होगी तूने आना है प्रैक्टिस पे। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आ जाऊँगा। तो फिर उसके बाद तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने बोला कि मैं सुमित नरवाल भैया को बोल दूंगा या मैसेज कर दूंगा, जैसे भी होगा जब भी प्रैक्टिस है तूने आना है। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद भैया को बता देते थे, फिर भैया मेरे को बताते थे कि यार की प्रैक्टिस है इस दिन। तो फिर मैं करनाल से, मैं और मेरे फ्रेंड करनाल से हम बस से दिल्ली आते थे, फिर दिल्ली से फिर जैसे ही कश्मीरी गेट उतरे, हाँ जी बस से, तो फिर वहाँ से फिर मेट्रो पकड़ते थे, फिर मेट्रो से फिर हम आते थे, फिर ऑटो लेके फिर हम कोटला पहुँचते थे, फिर कोटला में प्रैक्टिस होती थी, रोशनारा में प्रैक्टिस होती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता था, जिस तरह से करनाल से आए फिर प्रैक्टिस करके वापस गए, बस ये इस तरह से चलता रहा। इनकम तो कुछ उस वक्त कुछ होती नहीं होगी? नहीं उस टाइम पे नहीं थी ऐसी। हाउ यू आर मैनेजिंग, कैसे मैनेज कर पर रहे हैं? टेनिस की बॉल थी ना। अच्छा, टेनिस से कमा रहे थे थोड़ा बहुत खर्च? हाँ जी बिल्कुल। तो और उसके बाद फिर जिस तरह से प्रैक्टिस चलती रही, मैं जाता रहा प्रैक्टिस पे, तो फिर उसके बाद फिर मेरे को पता लगा कि नरवाल भैया ने बोला कि भाई कल से मैच है। तो हाँ जी कल नहीं परसों से मैच है, 2 दिन के बाद मैच था, रणजी ट्रॉफी का मैच। शायद तेरा नाम आ सकता है। मैं कहा मेरा नाम आ सकता है? तब पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, आपका फिर सुनना है कि भाई चल क्या रहा है। एक नेट बॉलर जो डेली आ रहा है उसका नाम आ सकता है? हाँ जी। तो उसके बाद मेरे को पता लगा, मैंने देखा अगले दिन एक इतना बड़ा न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ जी, और अब इंग्लिश में था, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या लिखा हुआ है। तब आपा ने वो देखा, मैंने कहा यार ये तो लगता है फोटो से भी नाम नूम आया हुआ है, नवदीप सैनी फलाना, कुछ तो अच्छा होगा। हाँ कुछ तो अच्छा होगा, और ये नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद पता लगा कि उसमें क्या लिखा हुआ था कि बाहर का लड़का है, कि दिल्ली के प्लेयर कम है, कि जो बाहर से लड़के के लिए ये हो रहा है कि टीम में लेना है या कुछ ऐसा इस तरह से चल रहा है। अपने को कुछ नहीं पता, फिर पता लगा मेरा नाम आ गया टीम में, दिल्ली की टीम में। हाँ जी दिल्ली टीम में। तो जब नाम आया तो उस दिन भी जब हम ग्राउंड में, हमारा मैच था विदर्भा के साथ मैच था, तब मैच हुआ। मैच से पहले ही ना फिर वही बाहर बैठे थे हम, तो फिर न्यूज़ में आया हुआ है। मैंने देखा, मैंने कहा आज तो गुरुजी पढ़ना पड़ेगा, किसी से पूछता हूँ कि भाई क्या लिखा है इसके बारे में। तब भी मेरे को गौतम भैया ने एक चीज़ बोली थी, तो उन्होंने देख लिया कि मैं नर्वस होया हुआ है कि न्यूज़पेपर में कुछ आया हुआ है, तो मुझे तो पता नहीं, और मैं लड़के से पूछ रहा हूँ क्या है क्या नहीं। तब गौतम भैया ने एक चीज़ बोली, तुझे इन चीज़ों पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा मैं अपने आप देख लूँगा, तेरा काम है मैच खेलना, बॉलिंग करना अच्छी, बस तुझे उस पर ध्यान देना। तो फिर डेब्यू मैच में मैंने अच्छी बॉलिंग करी। पहला मैच ही डेब्यू हो गया था या? नहीं जी सीधा डेब्यू हुआ मेरा, मतलब वेट नहीं करना पड़ा? नहीं जी, पहला मैच ही आपको खिला दिया? हाँ जी। ओके, वो विदर्भा के खिलाफ? विदर्भा से ज़्यादा पहले इनिंग में बॉलिंग नहीं आई। अच्छा, बॉलिंग ही नहीं आई क्योंकि बाकी ने आउट कर दिया ना, नैरा भैया भी थे, ओके, अवाना भैया थे, और नरवाल भैया थे, हाँ जी, और चौथा मैं खेल रहा था, रोशनारा में अच्छा विकेट होता था, तो इन्होंने आउट कर दिया फर्स्ट इनिंग में। फिर सेकंड इनिंग में भी कर रहे थे आउट, तो फिर उस टाइम में मेरी बॉलिंग आई। कैप्टन कौन था रणजी में उस वक्त? गौतम भैया। वीरेंद्र सहवाग खेले थे? हाँ जी वीरू पाजी भी थे, सारे खेल रहे थे। अच्छा।
तो उसमें मैंने 2 आउट करे। तब फिर ये हो गया कि भाई टैलेंट तो है भाई लड़के में। तो जब तक सबसे पहले नेगेटिव जो चल रहा था कि यार बाहर का लड़का बाहर का है, लड़का। क्या हो, कैसे खिला दिया ये वो, जैसी परफॉर्मेंस दी तो सब थोड़ा सेटल डाउन हो गया कि हाँ भाई लड़के ने भाई बढ़िया बॉल डाली है, 2 आउट करे, तेज भी डाल रहा है। फिर उसके बाद अगला मैच आया पंजाब से, फिर एक इनिंग में बॉलिंग नहीं आई, सेकंड इनिंग में फिर बॉलिंग आई, पहली में भी आई थी पर इतनी बॉलिंग नहीं आई, बाकी ने आउट कर दिया। फिर पंजाब से मैच था, पंजाब की टीम उन दिनों बहुत तगड़ी थी, यूवी पाजी और खेलते होते थे, सारे खेलते थे उस टाइम पे। तब फिर मैंने टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन आउट कर दिए। तब वो सब कुछ बराबर हो गया कि हाँ भाई कि ये है लड़का, कुछ है। कुछ दमदार है। तो इस तरह से फिर वो सिलसिला आगे तक चलता रहा। तो वो न्यूज़ जो नेगेटिव आ रही थी कि भाई हरियाणा का लड़का दिल्ली खेल सकता है, वो आपके बॉलिंग परफॉर्मेंस से वो दूर हो गई। हाँ जी, ये बात आई थिंक 2013-14 की होगी अगर मैं 2013 की। उस वक्त आपको लगा कि आई कैन मेक बिग इन क्रिकेट? हाँ जी, उस टाइम पे आ गया था दिमाग में। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि उस टाइम पे मैं खेला, फिर उसके बाद जब अगला सीजन आया ना, तब तक मेरे को जिम का कुछ नहीं पता था। हाँ। कि यार जिम कुछ क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल है यहाँ पर छोटे से एरिया से आते, इतना नहीं आइडिया था कि किस तरह से चलता है। और रणजी ट्रॉफी में फिर थोड़ा सा लड़कों को देखा, तो फिर अगला सीजन जब आया, दूसरे सीजन में मैंने 5 मैच में 17 विकेट ले लिए थे। अच्छा। तो जब 5वां मैच था तो उस मैच के फर्स्ट इनिंग में मैंने 6 आउट कर दिए थे। महाराष्ट्र से मैच था और मेरे हिसाब से 5-6 ओवर में 6 आउट कर गए। तो उस टाइम में मेरे को इंजरी होगी बैक में, स्ट्रेक्स फ्रैक्चर हुआ। तो उसमें 6 महीने लगे मेरे को रिकवर होने में। पर वो जो 6 महीने थे ना, उसने वो असली चीज़ दिखा दी कि मेरे को कि भाई ये लेवल क्या है और क्रिकेट के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, किस तरह से आपको डिसिप्लिन रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, पूरा सब कुछ। फिर उसके बाद मेरे को असली चीज़ कहते हैं ना कि यार तभी पता लगता है कि क्या है। तो कितनी फीस मिलती थी, अगर आप बता सकें कि रणजी में आपने कितनी फीस थी उस वक्त? उस टाइम में मेरे हिसाब से एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने के 4 दिन का रणजी ट्रॉफी का मैच, मेरे हिसाब से 1,20 शायद। 1,20,000। हाँ जी। तो आपको जो पहली बार फीस आई होगी सारी एक साथ ही आई होगी पूरे रणजी सीजन की? हाँ जी। वो कैसा था एक्सपीरियंस? घर वाले कैसे कुछ न कुछ हुए, फैमिली क्या क्या रहा? घर वालों ने तो चलो कुछ होना ही था, उनसे ज़्यादा मैं हुआ था, क्योंकि भाई साहब इतने पैसे एकदम से कमा लिए आपने। और जो आपकी जो भी चीज़ें लगती हैं आपको कि आपको खेलने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, शूज़ चाहिए, किट चाहिए, कुछ भी चाहिए। पर एक चीज़ थी, जब से मैं टेनिस ही खेलने लगा था ना, तब से मैंने अपने खर्चे खुद उठाने शुरू कर दिए थे कि भाई मैं घर से नहीं मांग सकता, क्योंकि मांगने होते तो मैं पहले भी मांग लेता। पर वो स्टार्टिंग से ही हमने देखा था कि नहीं यार, खुद ही जब कमाने लग गए तो आपको तभी से पता लग गया कि सारे खर्चे आप ही उठाओगे अपने, कुछ भी चीज़ें चाहिए। तब फिर एक ये हो गया कि यार कि लो जी अब जेब में पैसे भी आ गए, देखो। खाता खुलवा रखा था, अकाउंट था पहले? नहीं, तब तो पापा वाला था ना। अच्छा, पापा वाले भी मंगाए थे पैसे? हाँ जी। ओके। तो फिर अपना अकाउंट भी नहीं था? नहीं, तब तक कुछ नहीं था। तब तक पता नहीं था ना कि यार ऐसे इतना पैसा भी मिलेगा। वो तो जब मिले तब पता लगा ना कि यार इतने भी मिल सकते हैं। फादर के अकाउंट में? हाँ जी। तो उसके बाद खर्चे खुद उठाने लग गया, एक इस चीज़ की तसल्ली हो गई थी भाई। थोड़ा फैमिली के बारे में जानना चाहूँगा नवदीप भाई। घर में कौन कौन है आपके और किस बैकग्राउंड से आते हो? कितना स्ट्रगल आपके मम्मी पापा का रहा है, भाई का रहा है, कौन कौन है, थोड़ा बताएंगे तो? जैसे मेरे दादाजी आर्मी में थे पहले, अब तो नहीं रहे। मेरे फादर साहब ड्राइवर थे। ओके। किस चीज़ के ड्राइवर? और छोटे बच्चों के, जैसे आंगनवाड़ी होती है ना छोटे छोटे बच्चों की, हाँ जी, तो उसमें पापा ड्राइवर थे। गवर्नमेंट जॉब है पापा की। तो अभी तो पापा ने रिटायरमेंट ले ली। मम्मी हाउसवाइफ है। बड़ा भाई मेरा अब इंग्लैंड में रहता है। अच्छा, वो क्या करते हैं वहाँ पे? उसका खुद के स्टोर है। अच्छा, वहाँ पे स्टोर कर लिया? हाँ जी। तो वो पहले चले गए थे या फिर बाद में गए, कैसे हुआ? नहीं, जब वो गया उसके बाद ही मतलब मैं खेला था रणजी ट्रॉफी। अच्छा। और उसके जाने से ही मतलब उसने मेरी बहुत हेल्प करी। उस टाइम पे भी मेरे को जो भी चीज़ें चाहिए होती थी तो वो मेरे को प्रोवाइड कराता था। वो कहते हैं ना कि बड़ा भाई भी एक फादर की तरह ही होता है। तो उसने मेरी बहुत हेल्प करी। मतलब कभी कभार जैसे मैं परेशान रहता कि यार अभी मैच अच्छा जा रहा है, नहीं जा रहा, तो उसने मेरी पूरी हेल्प करी, क्योंकि उसको पता था कि यार कि इस एज पे मतलब जब बंदा आ रहा होता है लाइफ में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, कैसे नहीं। वो मेरे से 1 साल बड़ा है, पर वो मेरे को लगता ज़्यादा बड़ा है। अच्छा। क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और जिस तरह से वो उसने मेरी टेक केयर करी, मैच्योरिटी ज़्यादा है उनमें, मतलब। हाँ जी। अब जैसे आपने दिल्ली टीम के साथ, मतलब आपको 10 साल तो हो ही गए, ज़्यादा हो गए, 10-11 साल। अब आप ही सीनियर हैं टीम के, जी, है ना? तो हाँ, आप उनका जो आपने देखा है अपना स्ट्रगल, जब आप आए थे, तो आप भी ऐसे ध्यान रखते हैं नए बच्चों का, या कैसा रहता है आपका रूटीन जैसे नए लोग आते हैं? बिल्कुल मैं भी ऐसे ही ध्यान रखता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए एक अच्छी चीज़ थी
क्योंकि जब मेरा रणजी ट्रॉफी में डेब्यू हुआ तब मैं सबके लिए नया था, क्योंकि सारे जने अच्छे प्लेयर खेले हुए प्लेयर हैं तो और रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और मैं बाहर से आया हूँ जिसको कुछ भी नहीं पता ना जिसके बारे में किसी को पता। तब एक सबसे बेस्ट चीज़ मेरे लिए ये थी कि जब मैं टीम में गया तो जितने भी लड़के थे एक बार भी मेरे को ये नहीं फील होने दिया कि भाई तू बाहर क्या, प्रॉपर अच्छी तरह से टेक केयर करी मेरी कि भाई कुछ भी चाहिए बातचीत करना। नहीं तो एक होता है ना कि यार कि चलो बाहर से आया है कि यार पता नहीं बातचीत करें ना करें, वो थोड़ा सा होता होगा मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने अच्छी तरह से टेक केयर करी मेरी। वो जो लड़के थे ना वो आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे जो मेरा साथ दिया, जो फील नहीं होने दिया। एक यही होता ना कि आप स्टार्टिंग में जब आप किसी से मिलते हैं उसी टाइम पे आपको पता लगाता है कि भाई ये सामने वाला बंदे है कैसे। एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आप डोमेस्टिक खेलते रहे 2-3 साल जी। फिर बड़ा ब्रेक थ्रू कब आया इंडिया के लिए या आईपीएल के लिए? पहले आईपीएल खेले थे या फिर इंडिया के लिए खेल गए थे? नहीं, पहले तो मैं मतलब आईपीएल ही खेला है। आईपीएल, हाँ जी। तो 2018 अगर मैं गलत नहीं हाँ हूँ जी। तो आरसीबी जी, उससे पहले भी ये था, उससे पहले मैं दिल्ली डेयरडेविल्स में पिक हुआ था। अच्छा, वो कहानी किसी को नहीं पता होगी शायद। शायद पता भी होगी या कम पता होगी, क्योंकि उस टाइम में ना जैसे रणजी ट्रॉफी चल रही थी पहले, तो रणजी ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस हुई मेरी। तो फिर पता लगा कि यार कि पहले ना बोर्ड प्रेसिडेंट 11 का एक मैच होता था, जो भी कोई फॉरेन से टीम आती थी अपने यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। तो आपस में उनका मैच होता था। तो पूरे इंडिया की एक अपनी टीम बनती होती थी प्रैक्टिस मैच के लिए, वार्म अप मैच 3 डे का। तो उसमें मेरा नाम आ गया। तो उस टाइम पे ऋषभ पंत भी था। अच्छा। तो उस टाइम पे मैं तो इतना जानता नहीं था। तो फिर पता लगा कि जैसे कि नाम आ गया बोर्ड प्रेसिडेंट 11 में फर्स्ट टाइम, तो बॉम्बे में मैच था, तो उसमें मैंने 3 आउट करे थे, मैट रेनशा, वार्नर, मैक्सवेल। अच्छा, ये सब ऑस्ट्रेलिया के? हाँ जी। तो उसके बाद ना जैसे ही अब मैच ख़त्म हो गया, तो जिस दिन हमें वापस आना था, ट्रैवल करना था दिल्ली, तो उस दिन आईपीएल की ऑक्शन थी। ओके। और ऋषभ दिल्ली डेयरडेविल्स में था ही पहले से। तो फिर उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी में बैठे होटल से निकले, तो मैं फ़ोन पे देख रहा था कि ऑक्शन चल रही है भाई। तो मैंने देखा कि यार नाम आया और अनसोल्ड हो गया। अच्छा, आपको था कि मेरी आज बिडिंग होने वाली है? हाँ जी, ये पता लग गया था आईपीएल की ऑक्शन है। हाँ। और ये भी पता था कि यार अभी इतनी अच्छी बॉलिंग करी है, रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा कर रहा था। लग रहा था आपको कि हो सकता है? हाँ जी, क्योंकि बोर्ड प्रेसिडेंट 11 का मैच और इतने बड़े बड़े प्लेयर भी आउट कर दिए, तो मुझे एक होप थी कि यार होगा। तो जैसे ही नाम आया मैंने देखा अनसोल्ड हो गया जी। मैं चुपचाप आराम से बैठ गया गाड़ी में। तो ऋषभ कहता कि भाई क्या हुआ? मैंने कहा यार ऐसे करके आईपीएल में ऑक्शन चल रही थी भाई, नहीं आया मेरा नाम, अनसोल्ड हो गया। कहते चल कोई नहीं, देखते हैं क्या रहता है। तो हम जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचे, फिर मैं बिल्कुल शांत सा था। तो उसने मेरे को कहा, एक बात बोली, कहता ऐसा कर, फिंगर क्रॉस कर और आराम से फ्लाइट में बैठ जा, जब फ्लाइट से लैंड होंगे तब देखेंगे। और मुझे नहीं पता उसने क्या करा क्या नहीं करा, जो मैं आज तक यही चीज़ सोचता हूँ और मेरे को लगता भी है कि रियलिटी यही है। तो जैसे ही उसने मेरे को बोला ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद उसने किसी से बातचीत करी होगी, तो रिकमेंड किया होगा ना। हाँ जी, बिल्कुल करा होगा, क्योंकि उसने क्लोजली मेरे को देखा मैच में कि किस तरह से बॉलिंग कर रहा हूँ। तो फ्लाइट से जैसे ही लैंड हो, मैसेज फटाफट फ़ोन पे नोटिफिकेशन रुक ही नहीं रही। तब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो आईपीएल में हो गया भाई मेरा। एक्साइटेड मैं बहुत। दिल्ली डेयरडेविल्स में? हाँ जी, कितना अमाउंट मिला था? 10 लाख में। 10 लाख। हाँ जी। तो मैंने और सबसे पहले किसी को कुछ नहीं बोला, मेरे साथ ऋषभ बैठा था, मैंने ऋषभ को थैंक यू बोला कि भाई थैंक यू सो मच, कि भाई कि तेरी वजह से हुआ। पता नहीं एक अंदर से खुद फील आ रही थी कि भाई तो यही है जो कुछ है। तो उस टाइम पे आईपीएल में फर्स्ट टाइम हुआ, तो वो सीजन देखा कि मैंने आईपीएल में जाके डेयरडेविल्स में। कि कैप्टन कौन था उस वक्त? जहीर खान सर थे। कैप्टन जहीर सर थे? हाँ जी। ओके। तो आई थिंक उस वक्त वीरेंद्र सहवाग भी शायद दिल्ली डेयरडेविल्स में थे? नहीं, उस टाइम पे नहीं थे। अच्छा, कौन कौन थे टीम बताओगे थोड़ा, मतलब उस टाइम पे? मेरे को वैसे मेनली ज़्यादातर याद है, मैं फास्ट बॉलर का बताऊँ, जहीर खान, पैट कमिंस, कगिसो रबाडा। मैं इनको देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, एक तो वो तगड़े इतने सारे और खेल भी रहे थे, परफॉर्मेंस इतनी दे रहे थे। तो उनको देख के मैंने तब सबको देखा कि उस टाइम में मेरे को ना एक चीज़ अच्छी थी मेरी, खेलते खेलते ना एक चीज़ पता लगी थी, अपने को ये पता था कि कौन अच्छी चीज़ कर रहा है, उससे मुझे क्या लेना है। अब जैसे एक एग्जांपल अभी मैं थोड़ी देर में फिर दूंगा, क्योंकि उस टाइम में मैंने देखा कि यार कौन से प्लेयर क्या करते हैं, तो मैंने उनसे ट्रेनिंग का देखने लग गया सारा कुछ, कि क्या डाइट लेते हैं क्या कुछ। तो मैंने वो स्टार्टिंग से वैसे फॉलो कर रहा था, पर एक चीज़ अच्छी थी कि मैं सीख लेता था दूसरे से कि मुझे क्या चीज़ फॉलो करनी है अब। तो फिर वो रहा, वो सीजन मैं नहीं खेला,
दिल्ली। मतलब मौका नहीं मिल पाया। हाँ जी, नहीं खेला मैं। तो फिर अगले साल रणजी ट्रॉफी हुई, फिर अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में सीरीज चल रही थी, तो टेस्ट शायद सीरीज। टेस्ट सीरीज चल रही थी इंडियन टीम की, और शायद थर्ड टेस्ट मैच के लिए मेरे को बुलाया गया था वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ गया। वहाँ फर्स्ट टाइम आपका तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे ना कहीं ऐसे। ये पहला मौका है इंटरनेशनल टीम, इंडियन टीम को जाने का। हाँ जी, तो वहाँ गए, तो वहाँ जाके होटल में। हाँ जी होटल में रुके। अगले दिन सुबह प्रैक्टिस थी, तो शाम के टाइम पे पहुंचा था, रूम में ही रहा भाई, वहीं खा पी लिया जो कुछ था। रूम पार्टनर कौन था? नहीं, कोई रूममेट नहीं roommate होता है। हाँ नहीं जी, था। सिंगल रूम होता है। तो उस टाइम पे फिर सुबह ब्रेकफास्ट पे गया, तो मैंने तो सोचा था कि यार कोई पहचानेगा नहीं। तो फिर मैं देख रहा हूँ आराम से धीरे धीरे से चलता चलता कि भाई कौन कौन बैठा है। देखा सारे बंदे बैठे थे, तो सब मेरे को जानते थे। आप वहीं एक्साइटेड थे कि भाई साहब ये तो अपने को जानते हैं। तो सब ने अच्छे से बातचीत करी, सब ने पूछा कि कैसा है शरीर, बॉडी ठीक है, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था और लंबी बॉलिंग करके आया, तो बॉडी फिट है। तो सब ने बातचीत करी अच्छे से। तो फिर अगले दिन जब फिर प्रैक्टिस, उस दिन प्रैक्टिस गए हम उसके बाद, तो प्रैक्टिस में बॉलिंग करी, तो सब ने अच्छा बोला कि यार क्वालिटी है, अच्छा डालता है बॉल, जो चीज़ चाहिए वो है। तो उसके बाद अगले दिन टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया। ओके। और उधर से उसके बाद ही टेस्ट मैच ख़त्म होते ही वनडे की सीरीज़ थी। तो उसके बाद फिर वनडे मैचेस के लिए जो प्लेयर थे, जैसे धोनी सर थे, तो वो आगे, और उसके बाद जो भी दो चार और, हाँ जी, केदार जाधव, ये सब आगे वहाँ पे। तो हम वनडे की प्रैक्टिस हमारी चल रही है और अंदर टेस्ट मैच चल रहा है। तब मैंने फील करा फर्स्ट टाइम कि अंदर कितना इंटेंस मैच चल रहा है, कि आवाज़ यहाँ तक आ रही है। तब मेरे को ऐसा लगा भाई साहब ये तो कुछ अलग है, अलग लेवल है। ऐसा इतनी ज़्यादा हम बैटिंग कर रहे थे और साउथ अफ्रीका बॉलिंग करी, इतनी ज़्यादा वोटिंग हो रही थी, क्लियरली पता लग रहा था कि उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है पूरा स्टेडियम की। अब वही सुन के ऐसा लगा कि भाई साहब गूज बम से आ गए, ये तो कुछ अंदर अलग चल रहा है। और उसके बाद जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और चहल भाई भी थे, चहल भाई भी आ गए। चहल भाई मेरे से अच्छे से मिले क्योंकि हरियाणा से हैं, सेम स्टेट है। तो उन्होंने अच्छे से बातचीत करी, बढ़िया। और उसके बाद उसी दिन आईपीएल की ऑक्शन भी थी। अच्छा। तो मैं अपनी बॉलिंग कर रहा हूँ, तो चहल भाई ने देखा, चहल भाई देख रहे थे, चहल भाई ने बोला कि सैनी तेरा नाम आ गया। पर मैं अपना बॉलिंग करता था, तो उन्होंने बोला कि सैनी तेरा हो गया आरसीबी में। मैंने कहा सही है यार, 20 लाख। और उस टाइम ऑक्शन का प्राइस बढ़ चुका था, पहले 10 लाख बेस 10 लाख था। हाँ जी, तो फिर वो 20 लाख हो गया बेस प्राइस। तो मैंने कहा सही है। मैंने कहा कितने में हुआ? कहते इतने में। और मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा शुक्र है भाई साहब, 20 लाख के 30 लाख हो गए, 10 लाख और बढ़ गए। मैं कहा भाई साहब ये ठीक है, बस इतना ही ठीक है। और मैं खुश। तो उन्होंने देखा कि यार इसको शायद पता था नहीं लगा, तो कहते अरे भाई 3 करोड़ में। 3 करोड़ 40 लाख? नहीं 3 करोड़, एग्जैक्ट 3 करोड़ था। 3 करोड़। मैं बिल्कुल ही शांत। मैंने कहा 3 करोड़, और ये नहीं पता लग रहा 3 करोड़ में जीरो ही कितनी होती है भाई। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 3 करोड़ का, हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। और मेरे फादर साहब तो वैसे भी गवर्नमेंट जॉब करते थे। क्योंकि आपने स्ट्रगल 1100 रुपए जो आपकी फीस थी, जो वहां से मना हो रही थी, भैया बोले थे कि जरूरत नहीं है, 1100 से लेके 3 करोड़, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। हाँ जी, तो उस टाइम पे एक्साइटमेंट का लेवल इतना हाई, जितने पेस पे मैं बॉलिंग कर रहा था उससे और ज़्यादा बढ़ा दिया जी। बस जो है यही है अब तो फिर मैं उस टाइम पे नंबर भी था, मतलब वहाँ पे चल नहीं रहा था क्योंकि वाईफाई नहीं था ग्राउंड पे। तो फिर मैच के बाद मैं जब होटल गया, वाईफाई कनेक्ट हुआ, पापा को कॉल करा। पापा फिर हो जाते हैं पापा थोड़े से इमोशनल कि भाई मैंने इतने साल हो गए, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, हमने कभी इतने पैसे देखे नहीं हैं। करेक्ट। और उन्होंने कहा कि भाई सब तेरी मेहनत का कमाल है, जो तू इतनी मेहनत करता है उसका रिजल्ट अभी तुझे मिला है। तो उन्होंने बोला कि बेटे मेहनत करनी है और ज़्यादा। मैं कहा जी ठीक है। तो फिर उसके बाद वहीं रुकते हैं। जैसे आप वहाँ पे 3 करोड़ 3 CR इज अ बिग थिंग, बहुत बड़ा अमाउंट है। जो प्लेयर खेल रहे हैं वहाँ पे उनको भी लगा होगा यार कि अच्छे पैसों में भी गया है लगा जी। तो किसने कांग्रेचुलेट किया, कैसा एक्सपीरियंस वहाँ का प्लेयर का था, ये तो था आप? फिर सब उस टाइम पे ना देखो, सही बताऊँ ना, क्योंकि अंदर एक तो उस टाइम पे तो देखो माहौल, क्योंकि बाहर ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे मैं ही इतना ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि अंदर जो मैच चल रहा था वो टाइट चल रहा था और इंटेंस इतना था। तो उस टाइम पे ग्राउंड पे तो मैं और चहल भाई नहीं बात करें कि हाँ भाई सही हो गया, बढ़िया हो गया और फोकस करो इधर अपने काम पे, वो जो चीज़ है वो तो होगी।
अभी जो काम चल रहा है उस पर फोकस है सिरा, तो इसलिए वो जो पेस था ना वो पेस बढ़ गया और ज़्यादा। भाई साहब ये क्वालिटी भी है, और कि भाई पहले जितना पेस था उससे ज़्यादा आराम से बढ़ाया जा सकता है। तो फिर उस टाइम पे बोलेंगे। फिर उसके बाद जब हम होटल आए थे तो होटल में फिर सबने कंग्रेचुलेशन बोला कि भाई क्या बात है यार, कि सबने देखा है कि तू किस तरह से बॉलिंग करता है, तो सबने उस तरीके से मेरे को कंग्रेचुलेशन करा। अपने को भी बहुत खुशी हुई कि यार मज़ा आया है करके। तो फिर उस तरह से फिर चल। देन आरसीबी में कैसा रहा आपका? आरसीबी में बहुत ही मज़ा आया। इतने साल मैं उधर खेला। कितने साल रहे आप आरसीबी में? 4 साल। 2018 से 2021 तक। हाँ जी। तो पहला 18, सेशन 20, 21। तो पहली बार जब मैं गया तो मैं पहले साल खेला नहीं था। अच्छा, हाँ जी, पर वहाँ पे मज़ा बहुत आ रहा था क्योंकि उस टीम का जो क्रिस माहौल गेल था। होंगे शायद उस वक्त, नहीं एबी डिविलियर्स, हाँ विराट जी, कोहली, हाँ जी। और कौन थे याद है कुछ प्लेयर्स आपको? अभी ऐसे मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो हम तो देख के ही खुश हो गए थे। और एक किस्सा और था, क्योंकि जब मैं लास्ट उससे 1 साल पहले जब मैं दिल्ली डेयरडेविल्स में था तो ग्राउंड पे गया हुआ था। दिल्ली और आरसीबी का मैच था। तो वार्म अप में आरसीबी की टीम फुटबॉल खेल रही थी और इधर हम अपनी वार्म अप कर रहे थे। तो उस तरह से फुटबॉल इधर आ गई, तो मैंने ऐसे विराट भैया लेने आ रहे थे तो मैंने उठा के दे दी। तो वो कहते और सैनी क्या हाल चाल। मैं कहा है ये भी जानते हैं। तो उस टाइम मेरे को नहीं लगा था कि यार मैं क्या विराट भी। मैं कहा भाजी तुसी मैनू जानते हो? बोला आपने? हाँ जी हाँ। कहते होर की यार मैं तेनू जानदा, तू तेज है बड़ा, मैं देखिया तेनू। मैं कहा जी ठीक है। फिर भैया उधर चले गए तो मैं अपना वार्म अप करने लग गया। तो फिर मैच खत्म हुआ था जब, उसके बाद फिर मैंने उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई थी एक। तब भी थोड़ी सी ऐसी बातचीत हुई बढ़िया। तो वो पंजाबी में बात कर रहे थे तो मेरे को और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो खुशी बहुत हुई होगी ना, तो जब विराट भैया ने ऐसा बोला कि और सैनी हाँ जी जी बिल्कुल, क्योंकि एक पंजाबी का वो जो टच आ जाता है ना, और जहाँ 2 पंजाबी आपस में बात कर रहे होते हैं तब ऐसा लगता है फैमिली बात और है। दूसरा विराट भैया, और ऊपर से विराट भैया। तो उसके बाद फिर ऐसे ही आईपीएल 18 में आपको मौका नहीं मिला खेलने का? हाँ जी। और एक चीज़ अच्छी थी आरसीबी टीम की, क्योंकि वहाँ पे ना अगर कोई नहीं भी खेल रहा तो उसको भी सेम वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे जो प्लेइंग 11 है। हाँ जी। तो वो चीज़ देख के मेरे को बहुत मज़ा आता था। उन्हें बिल्कुल भी मेरे को फील नहीं होने दिया कि यार कि आप टीम में नहीं है तो आपको इतनी पूछ नहीं मिल रही, कि आपको प्रॉपर बैटिंग नहीं मिल रही है, प्रॉपर बॉलिंग नहीं मिल रही, आपसे बातचीत नहीं करी जा रही कि आप अगर आप खेलते हो तो किस तरह से प्लान करोगे, किस तरह से नहीं करोगे। वहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। वहाँ पे भी सेम वैसी था जैसे रणजी ट्रॉफी में भी था मेरे साथ स्टार्टिंग में। तो वो चीज़ देख के मेरे को और ज़्यादा मज़ा आया। कोई चक्कर नहीं उस चीज़ के, नहीं खेल रहे कोई बात नहीं भाई साहब, मज़ा तो आ रहा है ना, आप अपना काम कर रहे हो, जिस दिन मौका आपका मिलेगा उस दिन आपका आ ही जाएगा। तो फिर उसके अगला साल जब आया 2019, हाँ जी 19 में आपका हुआ डेब्यू। हाँ जी। इंडियन तो टीम के लिए। हाँ जी इंडियन टीम के लिए। और पहले आईपीएल जैसे खेला मैं, आईपीएल में भी अच्छा, आईपीएल में पहले खेले बाद में डेब्यू हुआ? हाँ जी। ओके। तो आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि विराट भैया के अंडर खेल रहा था और वो वैसे भी अग्रेसिव कैप्टन है। तो जो मेरा डेब्यू मैच था उसमें विकेट नहीं मिली थी, पर चेन्नई में मैच था और काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि विराट भैया के अंडर में फर्स्ट टाइम खेल रहा था ऐसे। तो जिस तरह से वो बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से उनकी एनर्जी थी, वो एनर्जी एक प्रॉपर पता लग रही थी भाई साहब क्या कितनी शानदार एनर्जी है, कि जिससे जो मेरा एफर्ट है वो डबल हो चुका है। और जो मेरे ग्राउंड में मैं भाग रहा हूँ, जो एफर्ट दे रहा हूँ, वो भी उनके माहौल से कि और ज़्यादा लग रहा है। ऐसा क्या होता है, मतलब जैसे तब लोग बोलते हैं कि विराट भैया का जो एग्रेशन है या एनर्जी है वो बाकी प्लेयर में भी डबल ट्रिपल होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या लगता है आपको? हाँ मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि एक तो पहली बात तो मैं उनकी बात बोलूँगा विराट भैया की, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और उनको ये पता है कि ग्राउंड के अंदर वो अलग है, ग्राउंड के बाहर वो अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। अच्छा। तो जैसे ही अंदर हम खेलते हैं, पर एक चीज़ देखते हैं ना कि यार कि जैसे कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। करेक्ट। तो जब एक प्लेयर की इतनी एनर्जी लगती है तो फिर ऑटोमेटिकली सबको ऐसा लगने लग जाता है कि यार एक बंदा एफर्ट दे रहा है, हमें भी और ज़्यादा देना है। कि भाई सिर्फ 20 ओवर की तो बात है, जब 20 ओवर में वो एक प्लेयर है इतने बड़े, जब वो इतना एफर्ट दे सकता है तो आप क्यों नहीं। तो ऑटोमेटिक बंदा अपना 110% एफर्ट देना स्टार्ट करता है। करेक्ट। तो इसीलिए आज तक भी अगर देखा जाए तो आरसीबी के जितने प्लेयर होते हैं उनका एफर्ट डिफरेंट होता है। हार जीत तो चलती रहती थी, पर वो जो माहौल था उनका, टीम का जो ओरा है, विराट भैया का जो ओरा है, वो डिफरेंट इसीलिए। एनर्जी पॉजिटिव होती होगी जब वो आते होंगे एकदम। हाँ जी बिल्कुल। तो जब मैं खेला तो अच्छी बॉलिंग हुई तो उनसे बातचीत होती रही। तो
तब मैंने उनके साथ अच्छा खासा, क्योंकि 1 साल पहले मैं खेला नहीं था, उनके साथ ही था, पर मैंने ये देख लिया कि उनके वर्क एथिक्स कैसे है। तब मैंने और ज़्यादा अपना ट्रेनिंग, डाइट, इन चीज़ों को और ज़्यादा मेंटेन करना क्या स्टार्ट कर वर्क दिया। एथिक्स देखा आपने, कि नोटिस मतलब जैसे उनका शेड्यूल फिक्स रहता था कि जब ग्राउंड जाना है तो ग्राउंड में पूरा 110% एफर्ट देना है, बैटिंग कर ली उसके बाद रनिंग करनी है, रनिंग में भी पूरा एफर्ट देना है। जैसे ही वो हो गया, अगर फील्डिंग सेशन है, अगर कोई कर रहा है नहीं कर रहा, तो अभी उन्होंने फील्डिंग में भी सेम एफर्ट देना है जो वो मैच के टाइम पे देते हैं। और फिर जब होटल आ गए, जो भी प्रॉपर रिकवरी होनी चाहिए, मसाज लेनी चाहिए या पूल सेशन करना चाहिए रिकवरी के लिए, और जो आके ट्रेनिंग करनी है, वो सारी वो चीज़ें करते थे। तो मैं देखता था कि भाई ये किस तरीके से कर रहे हैं, तो उनसे वो चीज़ मैंने सीखी जिसको मैं आज भी फॉलो करता हूँ। ग्रेट ग्रेट। फिर आईपीएल खत्म हुआ, पहली कॉल जो आई आपको इंडियन T20 की वो कब आई थी? आई थिंक पहले आप T20 खेले? हाँ जी, T20 खेला था वो कहाँ पे मैं। हुआ, कैसे हुआ, क्या था? वो फ्लोरिडा में हुआ था, वेस्ट कॉल। इंडीज। हाँ जी, हाँ। तो कॉल आई तो मैं खुश, फैमिली वाले भी खुश, एकदम कहाँ थे बेहतरीन। आप उस वक्त? दिल्ली में थे या? नहीं, मैं दिल्ली में ही था उस टाइम पे। तो जब पता लगा कि अनाउंस होगी जी, टीम में नाम आ गया। और एक चीज़ और अच्छी थी कि विराट भैया कैप्टन थे, और विराट भैया के अंडर में आरसीबी में खेला भी था, उन्होंने देखा भी हुआ है मेरे को। तो उस टाइम पे मतलब ये तो था कि भाई ड्रीम जो था वो पूरा। हाँ जिसके नाम में खेला है प्रैक्टिस। जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद फ्लोरिडा गए, फ्लोरिडा में मेरा डेब्यू हुआ, वेस्ट इंडीज़ के साथ। हाँ जी। तो पहले ही मैच में अच्छी परफॉर्मेंस हुई, मैन ऑफ द मैच बना। कितने विकेट लिए थे आपने? 3 विकेट लिए थे, क्रूशियल विकेट थे। फर्स्ट जैसे ही मैंने फर्स्ट बॉल डाली, फर्स्ट बॉल पे ही लगा 6, सारा प्रेशर अपने पे वापस। तब भी भैया जब भी मैं बॉल डालता था, भैया मिड ऑफ पे रहते ही रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जब कोई नया लड़का खेल रहा होता है उसको कैसा लगता है कैसा नहीं। तो भैया ने उस टाइम भी बातचीत करी, कोई चक्कर नहीं, अपना काम कर। अगली बॉल डाली, आउट। फिर उसके बाद नया बैट्समैन आया, अगली बॉल डाली, फिर आउट। याद है कौन था पहला प्लेयर? हाँ जी, कौन कौन है? निकोलस पूरन था। फिर उसके बाद आउट होने के बाद तो अब फर्स्ट बॉल में बाउंड्री लगी है जी, देखो अग्रेशन तो होगा ही होगा, और विराट भाई भी खेल रहे, और डेब्यू मैच है, फर्स्ट बॉल पे 6 लगा, कोई बात नहीं, अग्रेसिव हो गए हम भी, अपने और जोर से बॉल डाली, अगली बॉल पे आउट करा, हाथ कर दिया ड्रेसिंग रूम की तरफ। तब नहीं पता था भाई वो जो अग्रेशन है वो तो वैसे क्या वैसे, और फर्स्ट मैच अपने को नहीं पता इस चीज़ का कि कैसे चलता था। और आउट करके डग आउट की तरफ उसको इशारा कर दिया प्लेयर को। हाँ जी, जाओ। हाँ जी। और उस टाइम नहीं पता लग रहा कि क्या होगा अभी आगे। सेकंड अगले फिर बैटिंग करने आया, हेटमायर बैटिंग करने आया, तो अगली बॉल पे हेटमायर आउट। तो 2 बॉल पे 2 विकेट होगी, जितना प्रेशर था सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब आपा वापस नॉर्मल ट्रैक पे अपने। उसके बाद फिर लास्ट ओवर में डाल रहा था, T20 का लास्ट ओवर में डाल रहा था, मेडन ओवर और विकेट। पहले मैच में, पहले हाँ जी, ओडीआई में आपने लास्ट ओवर पहले T20 में। हाँ जी, तो वो वाला रिकॉर्ड भी बन गया और मैन ऑफ द मैच भी मिला। और फिर बात आती है कि भाई मैन ऑफ द मैच मिल रहा है, बोलना पड़ेगा। अब बोलना पड़ेगा। अब मैंने कहा है भी फ्लोरिडा में, मैंने देख लिया भाई साहब बंदा तो कोई और इंग्लिश में बात करेगा ये तो। मैंने कहा मैं नहीं जाता मैन ऑफ द मैच लेने। बोला आपने? हाँ, मैंने विराट भैया को बोला, पाजी मैं नहीं जाऊँगा मैन ऑफ द मैच लेने। तो नहीं पाजी कहते जाना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। मैंने कहा वो पूछ ले कि इंग्लिश में, मैं क्या बोलूँगा। मैं कहा आप चलो। तब फिर भैया मेरे साथ गए थे कि उन्होंने पूछा कि उन्होंने इंग्लिश में पूछा, फिर भैया ने मेरे को ट्रांसलेट करा, मैंने भैया को वापस बोला, भैया ने फिर ट्रांसलेट करा। जो मेरे हिसाब से 2-3 मिनट बात होनी थी वो मेरे हिसाब से 1 मिनट में पूरी होगी। बहुत फनी रहा, बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, वहाँ से फिर आप इंडिया गए। कितने मैच खेले थे वहाँ पे आप? वहाँ पे 3 T20 थे जी। तीनों खेले थे आप? हाँ जी, तीनों में परफॉर्मेंस अच्छी रही? हाँ जी, बहुत अच्छी रही, बढ़िया। ओके, फिर वहाँ से वापस आए। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद पहले T20 का डेब्यू हुआ, फिर उसके बाद फिर वनडे का डेब्यू हुआ। वनडे का डेब्यू वो हाँ जी, नेक्स्ट ईयर वनडे हुआ? में भी, हाँ जी, वनडे में भी ऐसा ही था। नहीं, मेरे हिसाब से 2019 में ही हुआ था शायद। अच्छा, मेरे पास जो डेटा है उसमें 2020 है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही हुआ था आई गेस। हाँ जी, हाँ, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था। तो जैसे वो भी विराट कोहली कैप्टनसी में था। हाँ जी, ओके। अवधि भाई, जैसे आपकी पेस मेंटेन रही है 145 प्लस, वो कैसे करते हो? जैसे बहुत सारी यंग जनरेशन देख रही होगी, बॉलर्स जो बनते हैं पेस गिरने लगती है लोगों की, तो आप कैसे मेंटेन कर रहे हो? आपका क्या डाइट स्ट्रक्चर रहता है ताकि आप बता सको बच्चों को कि आने वाले बच्चे भी उसको फॉलो करें और मेंटेन कर सकें? सबसे मेन चीज़ है, देखो फास्ट बॉलिंग के लिए ना डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है, क्योंकि आप
में अगर डिसिप्लिन होगा Correct. तभी आपका जो शेड्यूल है डेली का, डाइट का, ट्रेनिंग का, स्लीप का, अगर आप उसको डिसिप्लिन से फॉलो करोगे तभी आप वो चीज़ है जो आपकी यूनिक है। क्योंकि अब 145 या 150 बॉल डालना वो यूनिक ही होता है बंदा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उठ के डाल दो। तो मैं इस तरीके से तैयारी करता हूँ, जब भी मेरा ऑफ सीजन आता है तो मैं उस टाइम पे ये देख लेता हूँ कि अभी आने वाला जो सीज़न है उसमें क्या क्या है। अब जैसे रणजी ट्रॉफी आने वाली है, T20 है, वनडे, और मैं अगर बात करूँ कि रणजी ट्रॉफी की, क्योंकि ऑफ सीजन में जो चीज़ आप करोगे वही चीज़ आप सीजन के टाइम पे भी लेके जाओगे, जिस चीज़ की आप हैबिट डालोगे वही चीज़ आप सीजन में लेके जाओगे। तो जब भी रणजी ट्रॉफी, मुझे पता है कि अभी आने वाला अगला सीजन, अभी रणजी ट्रॉफी के मैचेस होने वाले हैं, टेस्ट मैचेस, तो मैं उस टाइम पे ये करता हूँ कि यार, क्योंकि जब मैं रणजी ट्रॉफी का मैच खेलूँगा तो दिन में 3 स्पेल तो आने ही आने हैं, 3-3, 4-4 ओवर के, क्या पता 5-5 ओवर के भी आ जाए, मतलब 15 से 20 ओवर आएंगे ही आएंगे। और उसमें पता है कि यार 2.5 घंटे का पहला सेशन होगा, फिर 2 का होगा, फिर इस तरीके से 3 सेशन होंगे। तो मैं प्रैक्टिस में भी सेम इसी तरीके से करता हूँ कि भाई बॉडी को उस तरीके की हैबिट डाल दूँ जो मैच में जाने वाली है। कि पहले जब भी नेट में प्रैक्टिस करने लगा हूँ 4-5 ओवर डालूंगा नई बॉल से, फिर उसके बाद थोड़ा देर ब्रेक ले लूँगा 15-20-25 मिनट, उसके बाद फिर दोबारा 3-4 ओवर डालूंगा सेमी न्यू बॉल से, क्योंकि मैच में भी सेम वही चीज़ होने वाली है। और फिर उसके बाद जब शाम का टाइम आ गया, बॉल पुराना हो चुका है, तब भी उस टाइम पे पुरानी बॉल से फिर मैं 20-25 मिनट का ब्रेक लेके फिर मैं पुरानी बॉल से बॉल डाल लूँगा, क्योंकि सेम वही चीज़ जो मैच में होने वाली है। और देखो ये तो हो गया ट्रेनिंग वाला, उसके बाद जो डाइट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप अच्छा खाओगे तभी आप अच्छे रहोगे, तो भी बॉडी फिट रहेगी। जैसे आपका चाहे तो कैसे स्टार्ट करते हो दिन अपना, लंच डिनर कैसे रहता है? मतलब ये लगा लो कि मैं सबसे मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, बिल्कुल अवॉइड करना है। हाँ जी, और बाहर खाना भी मैं अवॉइड ही करता हूँ। जो भी चीज़ बनानी है, क्योंकि मेरे को कुकिंग आती है, सब कुछ आता है कि कैसे बनाना है कैसे नहीं। शादीशुदा भी हैं वैसे आप? हाँ जी, हाँ बिल्कुल हूँ। मैं उससे पहले का अभी बता रहा हूँ, अभी तो मैं नहीं बनाता। तो क्योंकि अब ऐसा होता है कि जो भी खाना है खुद ही बनाना है घर पे, क्योंकि मुझे पता है कि यार जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ खाने में वो क्या है, क्या बन रहा है, क्या अच्छी क्वालिटी का है, फ्रेश है, ख़राब तो नहीं हुआ, और उसमें इतनी सारी सॉसेज नहीं डाली। हाँ जी, वो सारी चीज़ें खुद ही मेंटेन कर लेता हूँ कि भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अच्छा खाऊंगा तभी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी ना। और शादी के बाद अब जो मेरी वाइफ है उनको भी पता है, वो भी जिम करती हैं, ठीक है, और वो भी डाइट का ध्यान रखती हैं प्रॉपर, तो उनको भी पता है कि मुझे क्या पसंद है। पर एक चीज़ अच्छी है कि दोनों के सिमिलर ही खाना पसंद है, तो इसलिए ना वो फास्ट फूड खाती ना मैं खाता, तो इसलिए वो जो चीज़ मेरे को रिक्वायरमेंट है वो बना देती हैं। तो और उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, डाइट का हो गया। अब वो जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मिस नहीं होगी, बस आपको ये पता रहता है कि यार ट्रेनिंग मैंने करनी है, डाइट मैंने ले ली, और उसके बाद थर्ड चीज़ आ जाती है स्लीप। जो टाइमिंग फिक्स कर दी है कि भाई अगर मैं अच्छा रात को सोऊंगा तभी अगले दिन फ्रेश उठूँगा ना, अगले दिन जाके मेरे को फिर सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करना है। अब मैं वही फ़ोन में लगा रहूँगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़। हाँ जी बिल्कुल, स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। फिर आप अगर आप इतना ज़्यादा फ़ोन चलाएंगे, रीलें चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं, वो चीज़ रहती है। तो इसलिए मेरा शेड्यूल बिल्कुल ही फिक्स है। और सबसे मेन आता है, मैं जो मानता हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस करें, जो सबसे मेन है, सही बताओ कैमरे में दिक्कत है बिल्कुल, कि जब भी आप बॉलिंग करें, पेस बढ़ाने का एक सबसे आसान तरीका है, मुझे नहीं पता ड्रिल क्या होती है क्या नहीं, सबसे मेन ड्रिल मेरे लिए तो है कि जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जो भी मैं बॉल डालने लगा हूँ, कि जितना मेरे में एफर्ट है तो मैं उतने एफर्ट से वो बॉल डाल दूँ। जब मैं हर बॉल पे ऐसा सोचूंगा तो जितने अगर आप 130 पे डाल रहे हैं ना, तो अगर आप सोचेंगे कि मेरी आखिरी बॉल है, मैंने पूरे एफर्ट पे डालना, वो 30 से 32 हो जाएगी, 30 से 32 हो जाएगी आराम से। जैसे अभी हम सिराज को देखते हैं, मोहम्मद सिराज को कितने बॉल है, 1000 से ज़्यादा बॉल डाली उन्होंने अभी जो सीरीज हुई है। आखिरी बॉल की भी स्पीड उतनी थी। आपने उनके साथ बॉलिंग भी करी है, रहे भी हो, इंडिया ए भी साथ में खेला है शायद आपने, तो क्या ऐसा करते हैं सिराज, जैसे आप बता रहे हो बिल्कुल सेम चीज़ वो करते हैं जो आप बोल रहे हो ना कि मैं भी ऐसा फॉलो करता हूँ जी। और सिराज के नहीं बोलते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट जो भी चल रहा है उनका। हाँ, उसकी मैं एक चीज़ बताऊँ, उसके लिए मेरे पास 1-2 वर्ड है, जैसे सिराज के लिए। हाँ जी, एक तो वो चैंपियन बॉलर है, ओके, और उसमें जिगरा है जी। सबसे मेन बात बताऊँ, जिगरे की बॉलिंग होती है। अब सारा दिन आपने बॉल डाली जाना है, 5 दिन का टेस्ट मैच है, 5 दिन बॉल डाली, और आपके मन में थोड़ा सा भी कहीं आ गया कि यार थक गया यार, उसके लिए जिगरा चाहिए आपको। 5 दिन खड़े रहना ग्राउंड पे,
पूरा दिन भागते रहना और इतनी जिस पेस पे आपने स्टार्ट करी है गेम, पहला ओवर डाला, उसी ओवर पे एंड में भी आपको उसे, और पर सिराज ने तो उससे भी ज़्यादा डाल दी। डाल दी लास्ट जी। हाँ क्योंकि इसलिए मैं उसके लिए यही कहता हूँ कि क्योंकि वो चैंपियन बोल रहा है, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है ना वो सबसे डिफरेंट है, जो उसको अलग बनाता है बाकियों से। नहीं तो इतनी बड़ी सीरीज में सारे मैच खेलना, इतनी ज़्यादा बॉल डालना, और लास्ट बॉल भी जब मैच इतना इंटेंस होया हुआ है कि भाई कि इस टाइम पे रिक्वायरमेंट क्या है, उस टाइम पे वो 110%, 110 भी नहीं, मैं तो उसके लिए 200% ही बोलूंगा कि 200% इस जगह पे कैसे देना। क्योंकि उनके साथ वो पिछला वाला मैच लॉर्ड टेस्ट वाला बॉल बल्ले पे लगी और पीछे आके लग गई, एक दिमाग में वो चलता है। फिर एक कैच छूट गया हैरी ब्रूक का, अगर आपको याद हो उस मैच में। हाँ जी बिल्कुल, मैंने सारा देखा मैच। कैच छूटना बॉलर के लिए कितना मुश्किल होता होगा यार, मैंने कैच छोड़ दिया, मैच हार सकते हैं, उसने अच्छी सेंचुरी मार दी, जी रन बना बिल्कुल दिए। ऐसा होता है, और खासकर जब इतनी बड़ी सीरीज जो इस तरीके से चल रही हो कि यार नई जनरेशन गई हुई है कि मैच जीतेगी नहीं या कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे यार कैच छूट जाए, और खासकर सिराज बहुत अच्छा फील्डर है, क्योंकि सब एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि सिराज बेस्ट फील्डरों में से आता है, क्योंकि उसने इतने अच्छे कैचेस करे हुए हैं, रन आउट करा हुआ है। तो ये कैच जब कैसा कैच छूट जाता है तो फिर प्लेयर को होता है कि यार कैच छूट गया मेरे से, बाउंड्री टच हो गई थी वो। हाँ जी बिल्कुल, और मेरे को अभी मैच जिता के देना है। क्योंकि एक चैंपियन बॉलर होगा तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं, और वो जो एफर्ट होता है वो 100% से 200% जो दिखता है। Correct. वो आखिर के जो 4 विकेट थे आपने देखे थे, मैं भी लाइव देख रहा था, एंड बहुत अमेजिंग था वो। मैं उस टाइम मैं शायद मेरे हिसाब से मैं मैच खेल रहा मैच था। खेल रहे थे, वो बहुत अमेजिंग स्पेल था मोहम्मद जी सिराज का, अगर आपने बाद में देखा होगा तो। वो बोल रहे थे कि मैं बिलीव, हाँ जी, वो फोटो लगाया बिलीव था। वाली बात है, मैं बता रहा हूँ उसका जो एटीट्यूड है हाँ वो सबसे डिफरेंट है, जो Different सबसे है। अलग बनाता है। Correct. और उसमें भी वो चीज़ मैंने बहुत बार देखी है कि वो ग्राउंड पे पूरा एफर्ट देता है, सेम जिस तरह से मैं सोचता हूँ वो भी सोचता है कि यार सारा दिन काम इस तरीके से करना है कि जब आप सोने लगो तो आपको ये नहीं हो कि यार आज मैंने 100% एफर्ट नहीं दिया, This is important. कि यार मैं वो चीज़ दे सकता था या मैं वो चीज़ कर सकता था। एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी कि यार कि इस तरीके फिर रात को आपको सोते टाइम हो, आपको सोते टाइम ये होगी यार जो मैं कर सकता था मैंने पूरा करा। हाँ जी। अच्छा, अब नेक्स्ट सेगमेंट है, आपको बॉलर रेट करने हैं, ठीक है? स्विंग के हिसाब से अगर आप रेट करो किसी बॉलर को तो किसको करना चाहोगे? स्विंग सबसे अच्छी किसकी लगती है आपको? भुवनेश्वर भैया। भुवनेश्वर भैया हो गए, 2-3 नाम ले सकते हैं। हाँ जी, भुवनेश्वर भैया हो गए, अभी जैसे शामी भैया हो गए। ऐसे तो एक चीज अब 2-3 बताना ही मुश्किल है ही इतने सारे। हाँ करेक्ट। भुवी भैया हो गए, जैसे मोहम्मद शामी भैया, जसप्रीत बुमराह। हाँ चलो एक एक ले लेते हैं ना। स्विंग में आपने ले लिया भुवनेश्वर कुमार, हाँ जी क्योंकि उनका बहुत नोन था। हाँ जी। पेस अपना भी ले सकते हैं। हाँ, पेस के हिसाब से तो मैं अपने आप को ही लूंगा। नाइस। यॉर्कर, यॉर्कर जसप्रीत बुमराह। एग्रेशन किसका बॉलिंग में एग्रेशन लगता है आपको सबसे ज्यादा? सिराज। सिराज। हाँ जी। नाइस। डेथ ओवर्स में किसको आप चूज करेंगे, बॉलर रेट करेंगे सबसे ज्यादा? जसप्रीत बुमराह। अच्छा नाइस। आपको रैंक करना है फास्ट बॉलर में, ठीक है? मैं आपको 5 बॉलर का नाम बताऊंगा, आपको 1 2 3 4 5 करना है। बुमराह, स्टार्क, शाहीन अफरीदी, कमिंस, रबाडा। नंबर 1 बुमराह, बुमराह, नंबर 2 स्टार्क, स्टार्क हो गए, बचे 3 अब। 3 नंबर रबाडा, रबाडा, पैट कमिंस, कमिंस, शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी। इंडियन पेसर में आते हैं अब, थोड़ा यहाँ पे भी लिखाते हैं, आपको फंसाते हैं हम यहाँ पे। बुमराह, शामी, सिराज, आप मेरे को फंसाएंगे, सबको पता ही है। बुमराह, शामी, सिराज, उमरान, सैनी। बुमराह, ठीक है, फर्स्ट बुमराह, फर्स्ट बुमराह, शामी भाई, सेकंड शामी। हाँ जी। ओके। और थर्ड में दो नाम ले भाई, देख रहे हो तो ध्यान रखना, ये सिर्फ यही है। किसको रखेंगे थर्ड पे? ये चूज करना तो फिर वही बात आ गई ना, सिराज, उमरान, सैनी। इस तरीके से कर लेते हैं, सिराज, सैनी और उमरान। उमरान भाई को लास्ट में कर दिया आपने। कोई बात नहीं, वो मैं शाम को मैसेज डाल दूंगा उसका भाई। अच्छा, नाउ कमिंग टू द लीजेंड्स, मैं रैंक करना है आपको। डेल स्टेन, वसीम अकरम, मैकग्राथ, लसित मलिंगा और ब्रैडली। एक बार दोबारा बताओ जरा आराम से। डेल स्टेन, ठीक है। वसीम अकरम,
मैकग्राथ, लसित मलिंगा और ब्रेटली। और नंबर 1। ये पहले दो नामों में ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं। हाँ, हमेशा यही होता है ना। सही याद है, सही है। अब जैसे वसीम अकरम, मैकग्राथ, और उसके बाद मलिंगा है, ब्रेटली है और स्टेन है। स्टेन, थर्ड स्टेन हो गए फिर मलिंगा, और लास्ट में ब्रेटली। हाँ जी। हैं लीजेंड सारे, बट हाँ जी, हाँ जी, सारे लेजेंड हैं बिल्कुल। ये तो अभी सीक्वेंस अभी इस तरह से बताना है रैंक में, करेक्ट, तो उसी हिसाब से। उस हिसाब से। अच्छा, आपको चूज करना है दिस और दैट, एक चूज करना होगा बस। ठीक है। ठीक है, बुमराह या स्टार्क, डेथ ओवर में कौन बढ़िया रहेगा? ठीक है, बुमराह। बुमराह, ठीक है। रबाडा और शाइन अफरीदी, क्रंच मूवमेंट में कौन सही रहेगा? रबाडा। रबाडा। मोहम्मद शामी या मोहम्मद सिराज, न्यू बॉल पार्टनर कौन सही रहेगा आपके साथ, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं? शामी भैया। शामी भैया आपके फेवरेट है वैसे भी। जी। लसित मलिंगा और डेल स्टेन, हु स्केयर्ड द बैट्समैन मोर, किसने सबसे ज़्यादा डराया, मलिंगा ने या डेल स्टेन ने? स्टेन। स्टेन। उमरान मलिक और लॉकी फर्गूसन, रॉफ पेस किसकी है? उमरान मलिक और लॉकी फर्गूसन की सबसे ज़्यादा पेस किसका है? हाँ, रॉ पेस, अगर आपको चूज करना पड़ा रॉ पेस किसी चूज करेंगे? वैसे एक चीज़ बताऊँ तो दोनों ही बहुत तेज हैं। अब दोनों में से चूज़ करना वैसे मुश्किल है, क्योंकि लॉकी भी उसी हिसाब से वो उतनी पेस में बॉल डालते हैं, और उमरान भी। ओके, फिर भी एक नाम अब ले लो। चलो अब तो उमरान कर लेते हैं। ठीक है। बेस्ट स्विंग बॉलर, ट्रेंट बोल्ट या भुवनेश्वर? यार क्या सवाल पूछ रहे हैं यार, दोनों जो है। भुवी भैया। हाँ जी। ओके, अगर फेस करना हो आपको एज ए बैट्समैन, हार्डर टू फेस, पैट कमिंस रहेगा या जोफ्रा आर्चर? पैट कमिंस को मैंने किया हुआ है, जोफ्रा आर्चर में। जोफ्रा आर्चर मैंने उसको नहीं करा, क्योंकि मैंने बाकी सुना है, क्योंकि उसका एक्शन इतना सिंपल है, और जिस हिसाब से आराम से आता है, और हाई हम ऊपर से बॉल आता है तो काफ़ी तेज है वो। हाँ जी। एंड्रे रसल और हार्दिक पांड्या, टफर ऑलराउंडर टू बॉल, किसको बॉल करना मुश्किल होगा? हार्दिक पांड्या। वसीम अकरम और ग्लेन मैकग्राथ, ऑल टाइम ग्रेट, वैसे हम रेट कर चुके हैं बहुत। दोनों, हाँ जी। नो कंपैरिजन, कुछ नहीं नहीं, बिल्कुल। वो उसमें भी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपने 5 दिए हुए थे नाम, तो उसी हिसाब से, एब्सोल्युटली। नहीं तो दोनों ग्रेट। चलो, नवदीप सैनी और ब्रेटली, किसकी बाउंसर फेरी होगी? अब तो मेरी ही होगी वैसे तो। हाँ जी, क्योंकि मैंने उनको भी देखा मैंने, पर वो लेजेंड है भाई। मैं वैसे कंपैरिजन करना, आप ना मेरे को फंसा रहे हो, सही बताऊँ तो। बट फिर भी आज की हिसाब से तो आपकी अच्छी है, अब देख लेते हैं, वो तो निकल गया हाँ जी, ज़माना वो उनका। निकल के, फिर भी पर वही बात है ना, मैं जब स्टार्टिंग से खेलने लगा तो मैं उनको देखता था कि वो जिस हिसाब से बॉलिंग करते थे, हाँ करेक्ट। उनको देखते देखते ही बड़ा हुआ हूँ मैं। कुछ हमारे फैंस के क्वेश्चन हैं, हमने नवदीप भाई आपके लिए, जो मेरे आसपास के दोस्त थे या कुछ आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे कि हु इज़ द टफेस्ट बैट्समैन यू हैव बॉल्ड टू, ये सवाल था उनका कि उनसे पूछना कि सबसे टफेस्ट बैट्समैन कौन लगा है उनको मेरे बॉलिंग? को ऋषभ पंत। ऋषभ पंत लगा, हाँ जी। क्योंकि वो कहीं भी शॉट मार देते हाँ हैं। जी, कहीं भी मार देता है, और ये लगा लो कि कई बार आप जैसे ओवर स्टार्ट करते हो ना, आपको ये लगता है कि आप पहली बॉल डाल रहे हो, बैट्समैन कुछ नहीं करेगा, वो पहली पे ही करता है काम। जहाँ मतलब मैंने आपको बताया ना कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट सोचता है, जहाँ बॉलर नहीं सोच रहा उसके अपोजिट एकदम से सोच के वो काम करता है। ओके, एक सवाल और आया था हमारे आपके फैंस के थ्रू ही, काउंटी आपने अभी शायद नहीं खेला एक बार भी? नहीं, मैं 2 बार गया हूँ सर। हाँ। 2 बार खेल चुके, तो अभी और जाने का इरादा है नेक्स्ट? हाँ जी, बिल्कुल, बात कर रहा हूँ, जैसे ही बातचीत बन जाएगी। हाँ जी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं बस। 3 साल में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? वैसे तो मैं वापस अपने आप को टीम इंडिया में देखता हूँ। टीम इंडिया में हाँ कम जी। नेक्स्ट गोल यही है कि मुझे फिट रहना है और अपनी टीम इंडिया जी बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए मैंने अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो दिखता है मैं आपके व्लॉग्स भी देखते रहता हूँ, आपकी वाइफ के व्लॉग्स भी मैं देखते रहता हूँ, लोगों के पास जाते हैं, आपका रूटीन आता है कि आप क्या कर रहे हो, फॉलोज आप कर रहे हैं। लास्ट, बस ये लास्ट है क्वेश्चन, इसके अलावा हम नहीं पूछेंगे। कैमरे में आप नए यंग फास्ट बॉलर जो आ रहे हैं पूरे इंडिया में, आपको लुकअप करते हैं लोग, हर जगह आपका नाम है, और पेस के लिए आपको लोग जानते हैं, आपकी मेहनत के लिए लोग जानते हैं, तो आपका मैसेज यंग पेसर्स के लिए कि वो क्या रहना चाहिए, आप बस बोल दीजिए लास्ट। उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि मतलब उनको अपना जो भी ट्रेनिंग है, डाइट है, स्लीप है, इसको मतलब डिसिप्लिन से प्रॉपर फॉलो करना है। और फास्ट बॉलर का एक सबसे आसान तरीका मेरे को आज तक यही लगता है कि फास्ट बॉलर कभी भी हिल जाएगा, अगर उसमें टैलेंट है, उसमें
मेहनत करने की वो है चीज़, तो आप कभी भी खेल जाओगे तो दबा के मेहनत करो भाई, और अच्छे से ट्रेनिंग करो, क्योंकि मैं यही 2 चीज़ें फॉलो करके यहाँ तक आया हूँ। और आप सभी को ऑल द बेस्ट है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू नवदीप भाई। मूवर्स एंड शेकर्स को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करें, शेयर करें लाइक करें, शेयर करें और और सब्सक्राइब करें।